उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के सुपुत्र शाहिद मोहम्मद रफी से बातचीत। आपसे बातचीत की है जी श्याम ने। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का पहला भाग। तो लीजिए प्रस्तुत है मोहम्मद रफी के गाए गीतों की एक छोटी सी झलक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। श्रोताओं नमस्कार। आज एक नाम हम इस बातचीत में कार्यक्रम के आरंभ में ही ले रहे हैं और वो नाम है मोहम्मद रफी का। आप कह रहे होंगे कि वाह क्या बात है, क्या नाम ले दिया आपने, गाना भी सुनवा दीजिए। जी हाँ, सुनवाएंगे, ज़रूर सुनवाएंगे। गाने तो होंगे ही, बातें भी होंगी। अच्छा, बातें होंगी तो कौन करेगा? मैं अकेला करूँगा? ना ना ना, मैं अकेला नहीं करूँगा, क्योंकि विविध भारती के स्टूडियोज़ में मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी के सुपुत्र लोकप्रिय शाहिद रफ़ी जी हैं। शाहिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं रफ़ी साहब को, और रफ़ी साहब की यादों को हम एक नए अंदाज में, एक पारिवारिक अंदाज में पेश करने का ये जो है बीड़ा हमने उठाया है और आप यहाँ पर आए हैं। हम आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ये समय निकाला है विविध भारती के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के लिए। तो चलिए, बातचीत तो अब जाहिर है आपसे, शायद रफ़ी साहब आपसे बात जब होगी तो आपकी बात तो होगी ही होगी, साथ ही साथ या यूं कहिए मुख्य रूप से हम बात मोहम्मद रफ़ी साहब की करेंगे। तो शाहिद रफ़ी साहब, आप हमें ये बताइए, एक पिता के रूप में और एक कलाकार के रूप में, प्रसिद्ध कलाकार गायक के रूप में, आप अपने पिता को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले मेरा नमस्कार आप लोग सब सुनने वालों को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ बुलाया। और बस ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जब हम छोटे थे, जब अब्बा हयात थे, हमारे पिता जब जिंदा थे, तो उस वक्त कभी हमने नहीं सोचा कि वो इतने बड़े गायक थे। कभी हमारे फैमिली में कभी हम लोगों ने नहीं ये सोचा कि इतने बड़े गायक थे। हम सिर्फ उनको एक पिता की नज़र से देखते थे कि हमारे पिता हैं, हाँ ठीक है, वो गाना गाते हैं, गाना गा के फिर वो घर पे आते हैं, बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं बस। लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये बात नहीं है कि हमारे अब्बा इतने बड़े इंसान, इतने बड़े गायक, इतने बड़े स्टार हैं, जैसे एक तरीके से अब भी बोले जाए तो सुपरस्टार। जी बिल्कुल अपना। लेकिन ये चीज़ थी हम लोगों में उस वक्त। लेकिन जब अब्बा का इंतकाल हुआ तब एहसास हुआ, महसूस हुआ, जब लोगों से मुलाकात होती थी, जब लोग मतलब जो तारीफें लोग से सुनते थे, तब एहसास हुआ कि अरे यार, हमारे अब्बा इतने बड़े इंसान थे, इतने बड़े गायक थे, इतने बड़े, मतलब घर में बैठे बैठे पता नहीं चला। जैसे बोलते हैं, एक कहावत है कि जब इंसान रहता है तो उसकी कदर नहीं होती है, और जब चले जाता है तो उसकी कदर होती है। तो वो हिसाब हमारे दिमाग में बैठा कि यार हमारे अब्बा इतने बड़े इंसान थे, इतने बड़े गायक थे। तो लेकिन वो हमारे अब्बा भी नहीं हमारे दिमाग में डाले कि मैं बहुत बड़ा अपना आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा, वो कभी नहीं ऐसा अपना हम लोग को महसूस होने दिए। एक बाप की तरह अपने आप को रखते थे कि मैं बाप हूँ। तो उस हिसाब से अपना बच्चों के साथ खेलना कूदना रहता था।
और बच्चों के साथ मतलब उनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, तो पतंग उड़ाते थे। जी जी। तो हम लोग वो चरखी होती है, चरखी मांझा जो है, हाँ, जी, जी, बिल्कुल, वो पकड़ते थे और अपना पतंग उड़ाते थे। उनको बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। जी जी। तो बैडमिंटन खेलते थे। वो तो वैसे क्लब जाते थे, अपना बैंड्रा जिम खाना हमारे बैंड्रा में ही है, उधर जाते थे। वो यूसुफ साहब है, नौशाद साहब है, शकील साहब, आनंद बख्शी साहब, सबके साथ अपना वो बैडमिंटन खेलते थे। दिलीप कुमार साहब, जी जी, हाँ दिलीप कुमार जी जी जी। और उनको कैरम खेलने का भी बहुत शौक था। कैरम खेलते थे बच्चों के साथ, घर में कैरम बोर्ड लाते हैं और ला के रखे थे, चलो जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता था तो बच्चों के साथ वो कैरम खेलते थे। तो ऐसा टाइम पास होता था हम लोगों का भी, अब्बा का भी। और एक और बात बताऊं कि क्यों हम लोग को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब वो इतने बड़े, क्योंकि वो कभी सोशलाइजिंग नहीं करते थे। अच्छा, कभी नहीं। वो मतलब अपने काम से मतलब रखते थे, काम जैसा खत्म होता था सीधा वो घर पे आते थे अपने बच्चों के साथ। उनको बस परिवार के साथ कि हमारे को मेरे परिवार के साथ रहना है, उन लोगों के साथ टाइम बिताना है, मुझे इतना वक्त मिलता है तो मैं परिवार के साथ अपना टाइम बिताऊं। तो ये चीज थी। तो इसी वजह से शायद हमारे दिमाग में ये कभी नहीं बैठा कि हमारे अब्बा, और कभी वो डालते भी नहीं थे हमारे दिमाग में कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ। वो खुद समझते नहीं थे कि मैं एक बड़ा सिंगर हूँ। मतलब घर पर वो ऐसे रहते थे जैसे कि एक सामान्य जन रहता एक जैसे एक पिता जैसे रहता परिवार है, का एक हाँ, पिता है, वो कभी नहीं, पति है, नहीं, मतलब जो रिश्तेदारी में जैसे, तो रिश्तेदारों के साथ भी उनका ऐसा ही व्यवहार था। बिल्कुल। जैसे कोई भी रिश्तेदार आते थे हमारे यहाँ तो वैसे ही अपना व्यवहार के, अपना चलो आए हैं, चलो खाना खाएंगे साथ में, चाय पियेंगे, जो भी है, मतलब वो साथ में मतलब अपना एकदम ही घुल मिल जाते थे। जी जी। तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता था, नहीं होने दिया। नहीं। यही तो उनका बड़प्पन था। जी जी जी। उन्होंने कभी भी, बस वही है कि उनकी जब गायकी होती थी तो वही बोलती थी, और वो ये बताती थी कि उनसे बड़ा जी मिलना मुश्किल है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका जन्म कब हुआ? मेरा तो 1961 में हुआ है। 61 में? जी, तो हाँ, मुंबई में ही जी जी जी, पैदाइश? बिल्कुल जी, हाँ जी, बांद्रा में? जी जी बिल्कुल। तो बांद्रा में ये जो आपका निवास स्थान है, ये कहाँ पर था? अभी भी वहीं पर हैं आप, या पहले किसी दूसरी जगह था? हम जब पैदा हुए थे तो अपने, जाहिर सी बात है, एक फ्लैट था। वो बहुत जमाने पहले की, अपने मैं समझता हूँ कि लेट 50s में अब्बा ने लिए थे, या मिड 50s में। जी जी। तो पहले भिंडी बाजार में रहते थे। जी जी। फिर वहां से जब बैंड्रा जब आए तब मतलब एक बड़े भाई हमारे, एक बहन और मैं, हम लोग तीनों बैंड्रा में पैदा हुए। अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वो थे वहां पे भिंडी बाजार। जी हाँ जी जी। फिर उसके बाद वो बैंड्रा आए, फिर उधर ही हम लोग बड़े पड़े। अच्छा, जहाँ घर की जहाँ बात करते हैं आप, तो अब्बा को घर का अच्छा मतलब शौक था। तो उसके बाद फिर वो बंगले में गए, छोटा सा बंगला था, फिर उसके बाद उसको बड़ा किए। मतलब वो फ्लैट और बंगले बहुत ही अपना बदलते थे। अच्छा। हाँ, हर 4-5 साल के बाद ऐसा उनको शौक था। उनको गाड़ियों का शौक था, उनको बंगलों का शौक था, और खाने का तो बहुत शौक था उनको। तो ये चीजें थी अब्बा में। और तो परहेज नहीं करते थे? सब तरह का खाते थे खाना? पहले कभी नहीं परहेज करते, लेकिन जब मालूम पड़ा उनको, जब डायबिटीज हुई उनको, तब अपना जी, अब्बा को डायबिटीज थी, तो उसके बाद थोड़ा सा परहेज करने लगे। अच्छा। लेकिन डायबिटीज तो नहीं, गायकी के लिए जैसे कहते हैं ना कि खट्टा नहीं खाना है, या ज्यादा मसालेदार नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है। अरे सवाल ही नहीं है, वो तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे। वो तो लस्सी, इतनी बड़ी बड़ी अपने पंजाबी स्टाइल की जो लस्सी होती है, जी जी, वो ठंडी अपना लस्सी पी जाते थे। और कहने का मतलब कभी कभी वो तो अपना जो रिकॉर्डिंग है, अपना खाना जो समझो कि दोपहर के बाद रिकॉर्डिंग है, खाने के टाइम पर लाओ यार कोल्ड ड्रिंक, दिल कर रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग है लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक पी के चले जाते। मतलब ऐसा था उनका। कोल्ड ड्रिंक, बस कोल्ड ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक पीते थे। अच्छा। और दूसरी बात ये कि मतलब उनमें एक ऐसी बात थी कि वो कभी नहीं बताते थे कि ये मैंने ऐसा किया। जो भी अगर आदमी आता था कि मतलब वाह रफी साहब आपने तो बहुत अच्छा गाना गाया, तो जबान निकालते बोले, और ना बोलते थे नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैं कैसे? मैं नहीं, ये ऊपर वाला करा रहा है। उनको ऊपर वाले का बहुत खौफ था। वो बोलते थे कि ये जो करा रहा है, जो मैं आवाज मेरी निकल रही है, जो मैं गा रहा हूँ, ये मेरे अंदर से मतलब ये ऊपर वाला करवा रहा है मुझसे, ऊपर वाले का करम है। ये उसी का करम है और उसी की चीज दी गई है। तो इनायत जो है ऊपर वाले की है। जी बिल्कुल, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं इतना कर सकूं। ये ऊपर वाले ने जो दिया है वही मैं कर रहा हूँ।
रफ़ी साहब की इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, तो बातें तो बहुत सारी और करनी है आपसे। एक फिल्म थी, बहुत पुरानी फिल्म, नौशाद साहब के लिए गाया था जी। आपसे बातचीत जब हो रही थी तो आपने उस गाने को याद किया था। वो कौन सा गाना है? दुलारी फिल्म का था। जी जी, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। हम कह सकते हैं आज के इस दौर में कि कई रातें ढल गई हैं, कई दिन जो हैं गुजर चुके हैं, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ हमेशा साथ रहती है, कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो हमें छोड़कर गए हैं। जी बिल्कुल। चलिए दुलारी फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनते हैं। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। एक बार फिर स्वागत है जहां पर शाहिद रफ़ी जी का विविध भारती के स्टूडियोज में। पुरानी यादें जो हैं वो अपनी शेयर कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बिताई हुई, यानी कि अपने पिता के साथ बिताई हुई। और ये बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई के दौरान वो आपको पढ़ाते थे बचपन में कुछ, या स्कूल वगैरह छोड़ने जाते थे, ऐसा समय रहता था उनके पास? लेने कभी आ गए हों स्कूल से? नहीं, अब्बा तो नहीं, खैर गाड़ियां होती थी अपना, तो ड्राइवर आते थे लेने के लिए हम लोगों को ये सब, क्योंकि अब्बा खुद अपने रिकॉर्डिंग में रहते थे, तो ऐसा तो नहीं था कि मतलब अब्बा कभी कभार। हाँ, ये होता था कि कभी समझो कि हमारी स्कूल का टाइम होता था और अब्बा की भी रिकॉर्डिंग जब कभी कभार होती थी तो बोले चलो मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ। छोड़ते हुए निकलते? हाँ, तो फिर छोड़ देते थे और फिर निकलते थे। वो कभी कभार होता था ऐसा।
हालांकि अपना ड्राइवर होता था तो वो ये छोड़ते थे, या तो फिर हमारी स्कूल ज़्यादा दूर नहीं थी तो पैदल ही चले जाते थे। हम लोग बोलते थे कि हम लोग जा रहे हैं। और आप तो केयरलेस थे, आपको तो कोई मतलब नहीं था कि रफ़ी साहब के साथ रहते हैं हम। जो उनके फैन हैं उन्हें पता है रफ़ी साहब क्या है, आपके लिए तो रफ़ी साहब हैं बस। पिताजी एक पिता है हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसा कि आपने कहा कि आपको बाद में पता चला, तो पहले फिल्में वगैरह आप देखते नहीं थे, उनके गाने वगैरह नहीं सुनते थे? नहीं देखते थे, मतलब गाने देखते थे, गाने सुनते थे, गाने मतलब लगाते भी थे घर पे, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि यार हमारे अब्बा इतना अच्छा, हाँ ठीक है सिंगर है बस, हाँ, ये अपने गाते है कि हैं, हाँ। गाते हैं, शोज पे जाते हैं, ठीक है अब्बा गए अपने काम से गए हैं। जी, जी। तो वो दिमाग ही नहीं था ना कि मतलब कि हमारे अब्बा इतने बड़े इंसान है उस टाइम पे। अम्मी नहीं बताती थी? अम्मी बताती थी कि अपने बस जा रहे हैं वो काम पे, वो गाना गा के आएंगे, फिर अपना चलो तुम लोग को अपने इधर लेके जाएंगे उधर लेके जाएंगे। कभी अपने थोड़ा सा लेट होते थे शाम के वक्त तो बोले आज अब्बा आएंगे तो चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं, इधर चलते। तो कभी कभार ऐसा हो जाता था। हाँ, लेकिन ज्यादातर अपना यही होता था कि घर में जैसे लंच होता था या डिनर होता था तो अब्बा ये देखते थे, कोशिश करते थे कि मैं अगर जल्दी आ गया टाइम पे तो सबके साथ में बैठ के खाना खाऊं, मतलब अपना लंच के टाइम पे अपना वो चाहते थे कि हमारा इतना टेबल काफी बड़ा था, बोले कि सब परिवार हमारा उनके साथ बैठ के खाना खाए। तो हम लोग बैठ जाते थे, अब्बा आते थे, फिर हम लोग खाना खाने बैठ जाते थे। तो उनको अच्छा लगता था, वो अकेले खाने को अच्छा नहीं लगता था उनको, बोले कि नहीं मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये बच्चे जो हैं जी जिद करते थे अब्बा से कुछ, आपको कुछ याद आ रहा है? अब्बा से तो जिद नहीं करते थे, हम लोग को कुछ चाहिए होता तो अपना अम्मा से बोलते थे। अम्मा से बोलते थे कि पूरी हो जाती थी बात। और लेकिन अब्बा ये बोलते थे कि यार मैं अपने बच्चों से इतना मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, बच्चे मेरे पास क्यों नहीं आते बोलने के लिए कि अच्छा, ये भी था। एक रिस्पेक्ट के तौर पे हम लोग को ये था कि नहीं यार हमारे अब्बा है। हाँ। वो एक डर नहीं बोलूंगा मैं, एक रिस्पेक्ट था। हाँ। कि नहीं अम्मा से क्यों नहीं बोले, तो अम्मा को बोलते थे, तो अम्मा बोलते थे कि सुनिए ये देखिए ये क्या मांग रहा है, ये देखिए ये क्या। हाँ। अच्छा इधर आओ, अच्छा इधर आओ, क्या चाहिए तुम्हें? पर अब्बा ये चाहिए, अच्छा ठीक है जाओ लेकर आओ जाओ, ऐसा करते थे। हाँ, ये जो अभी आपने बताया उनका अंदाज जो है वो बहुत सॉफ्ट थे ना, बहुत सॉफ्ट, बल्कि हमको तो कान लगाना पड़ता था कभी कभी कि अब्बा आप क्या बोल रहे हैं, इतना सॉफ्ट बात करते थे। एक और आपको एक किस्सा सुनाऊं। जी। अब्बा जैसे बताया हमने कि बहुत सॉफ्ट बात करते थे। हमारी बहन, बीच वाली बहन जो है, क्या नाम उनका? नसरीन नाम है उनका। अच्छा। तो हम लोग एक शो में गए थे। जी। यहीं पे बॉम्बे में था, नेवी नाइट था शायद अपने उस वक्त। तो अब्बा ने पूरे परिवार को लेकर गए थे शो में। वाह क्या बात। जी। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे स्टेज पे पीछे की तरफ। तो बोले कि रफ़ी साहब का जब नाम आया तो बोले कि, और शंकर जयकिशन नाइट थी उस वक्त, तो बोले कि रफ़ी साहब का नाम आया तो अपना बाय स्टेज पे, तो बाजी बैठी हुई थी, मेरी बहन बैठी हुई थी। सडनली याहू करके चिल्लाए अब्बा ने, चाहे कोई मुझे झंडी के। तो मेरी बहन बोले ये हमारे अब्बा हैं। उनको ताज्जुब हुआ। ये हमारे अब्बा हैं, ये हमारे के मतलब इतना चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, घर पे तो आवाज ही नहीं आती इनकी। मतलब शी वाज शॉक कि मतलब ये अब्बा ने गाए। ऐसा था उनका। हम लोग तो बहुत ही छोटे थे, लेकिन मतलब ऐसा हुआ था कि ये हमारे अब्बा हैं कि मतलब शी वाज शॉक्ड। फर्स्ट टाइम शी वेंट फॉर अ शो, पहली बार वो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारे अब्बा ऐसा भी गाते, हमारे अब्बा ऐसे कैसे हो गए? एग्जैक्टली। जबकि अब्बा जो हैं हर मूड के गाने वाले, हर तरह के गाने, चुलबुले गाने हो, इमोशनल गाने हो, दर्द भरे गाने हो, खुशी के गाने, ऐसा कौन सा गाना, भजन हो, गजल हो, सही बात है, कव्वालियां हो, मतलब ऐसा कौन सी जो कहते हैं ना विधा गायकी में, ऐसी कौन सी और विधा है जिसमें उन्होंने नहीं गाया, और सब में इतना परफेक्ट, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना प्रभावी कि शब्द कम पड़ते हैं। बिल्कुल। और जब हम उन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जो उनकी आवाज है वो हमारे दिल तक एकदम पहुंच रही है, एकदम डायरेक्ट, कहते हैं ना कि डायरेक्ट पहुंचती है वो आवाज। और उन्होंने हर किस्म के गाने गाए हैं। उन्होंने ये नहीं कि मतलब एक टिपिकल एक अपना, उन्होंने भजन गाए हैं, जी, उन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जी, उन्होंने मस्ती भरे गाने गाए हैं, उन्होंने प्यार भरे गीत गाए हैं, उन्होंने
मतलब डांस वाले गाने, डिस्को टाइप के गाने गाए, हर किस्म के। अंग्रेजी गाना भी गाया, अंग्रेजी गाना गाया, हमने सुना है उन्होंने उनका। तो बाहर के लैंग्वेजेस बहुत गाए उन्होंने। जी, जी। स्वाहिली में गाए हैं, जो अपने श्रीलंका की है, नहीं अफ्रीका, स्वाहिली, स्वाहिली में भी, हाँ स्वाहिली, और श्रीलंकन सिंहली में, हाँ वो भी उसमें गाए हैं, अरबिक में गाए हैं, फिर सुरीनामीज में गाए, हाँ, सुरीनाम के उसमें गाए, मतलब और भारत की भी अनेक भाषाओं में गाना गाया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तेलुगु से लेके तेलुगु में भी, मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी गाने गाए। हाँ बिल्कुल, और हर जगह उन्हें वही प्यार मिला है। मलयालम गाने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बंगाली बोलो, मराठी बोलो, हर किस्म के गाने उन्होंने गाए। और यकीन करिए कि मतलब जब वो गाते थे कोई भी दूसरी लैंग्वेज में, या फर्ज करिए जैसे बंगाली गाना गा रहे हैं, तो कोई बोल नहीं सकता था कि ये आदमी को बंगाली नहीं आती है। बोले यार ये इतना, उनके तलफ्फुज इतने साफ होते थे कि बोलते थे कि यार ये बंगाली आदमी है। और उनका रियाज और उनके अंदर की जो गायकी है, जी जी जी, तो वो हर चीज अपना ऊपर वाले ने उनको नवाजा था। कहने का मतलब उनको ऊपर वाले की देन थी, और खुद कहते थे कि ये मुझे देन है, ऊपर वाले ने ये देन दी है, मेरी कोई औकात नहीं। वो मानते थे, बिल्कुल मानते थे। वो अलग बात है कि उन्होंने जो प्रयास किए हैं जी, वो प्रयास हर किसी के बस का नहीं, बिल्कुल। और वो अपना जिस तरीके से, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, वो तो अपना आइसक्रीम खा लेते थे, वो लस्सी पी लेते थे, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लेते, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं, क्योंकि वो खुद कहते थे कि ये तो ऊपर वाले की देन है, मुझे ये जो भी कुछ करवा रहा है ये ऊपर वाला करवा रहा है, मेरी कोई औकात नहीं। तो वो डर था उनको कि मेरे से कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि ऊपर वाला नाराज हो जाए, तो ये चीज थी उनमें। अच्छा, बाजी के लिए एक गीत हम बजवाते हैं, जी जी, जंगली फिल्म का, जी हाँ, याहू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है ये गीत हम सुनवा देते हैं। आपको पसंद है ये गीत? जी जी बिल्कुल पसंद है। अच्छा, जी जी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, ये कैसी बला की आग, सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग, सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये
कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। एक बार फिर स्वागत करते हैं हम मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी के सुपुत्र शाहिद रफ़ी जी का। शाहिद जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बचपन की बताई हैं, लेकिन आपने गायकी की ओर अपना रुख क्यों नहीं किया? गाना आपको पसंद नहीं था, एक्टिंग पसंद नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री पसंद नहीं थी, या आप कुछ और करना, या क्या चाहते थे आप बचपन में, जब आपके पास में घर में ही एक इंस्टीट्यूशन था गायकी का, वो भी कौन? मोहम्मद रफ़ी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि मतलब शौक तो था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन हमारे अब्बा ने और हमारी माँ ने, दोनों ने अपना हम लोगों को ज़रा थोड़ा सा दूर रखा। और अब्बा ये कहते थे कि अगर तुम्हें आना है इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में और इस लाइन में, तो या तो मेरे बराबर आओ या तो मेरे से बढ़कर आओ। दोनों संभव नहीं था। तो सवाल ही नहीं होता, बाप तो बाप होता है। तो हम तो उनके धूल के बराबर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसी वजह से हम लोग ज़रा थोड़ा सा दूर है। और अपना जब ये होता था तो फिर अब्बा हम लोगों को लंदन भेज देते, जाओ उधर जाके पढ़ लो, वहीं पे अगर तुम लोग रहना चाहते हो तो उधर ही रह लो। तो वैसे भी आधी फैमिली तो हमारी लंदन में ही रहती है अभी भी। जी 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 बिल्कुल। तो अभी आप भारत में रहने वाले कौन कौन हैं आपके परिवार के लोग? मेरी दो बहनें हैं, बड़ी है मेरे से, और मैं हूँ। एक नसरीन जी हैं। एक नसरीन जी है, एक यास्मीन है जी, और मैं हूँ जी अभी, और शाहिद जी। और बाकी मेरी एक सबसे बड़ी बहन जो है वो लंदन में रहती हैं, उनका नाम परवीन है। और मेरे 3 भाई, वो भी लंदन में, फैमिली सब लंदन में रहती हैं, लेकिन तीनों भाई का इंतकाल हो गया। हाँ, दे आर नो मोर, लेकिन सब लंदन में हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब सभी बाहर गए, आप भी यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना नहीं चाहते थे, तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं भी बाहर जाकर बस जाता हूँ? ऐसा था कि जब सब बाहर थे, मैं भी लंदन में ही था, लेकिन अब्बा के इंतकाल से पहले मैं आ गया था यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद फिर जब अब्बा का इंतकाल हुआ, हालांकि सोच रहा था मैं, लेकिन जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो अम्मा के साथ, मेरी माँ के साथ कोई नहीं था लड़कों में जी। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, अब मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, तो माँ के साथ रह दिया मैं। और उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो जाहिर सी बात है माँ का लाडला भी था मैं। तो इसी वजह से। तो फिर आप अब कभी ख्याल नहीं आता है कि नहीं, अब नहीं, अब दिल नहीं करता है। अब अपना देश देश होता है। देश। जी हाँ, बेशक। और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, जी, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार इधर जो मिला है हमारे वालिद साहब को, सम्मान, जी, तो मुश्किल है अभी। और अच्छा भी लगता है। आप कई कार्यक्रमों में जो है मोहम्मद रफ़ी साहब के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, और नई पीढ़ी को भी जो है उनकी गायकी से, संगीत से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसमें सफल भी होते हैं। और आप खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं स्टेज पर, वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम एक गाना सुन लेते हैं। इस गाने को जो है अवार्ड भी मिला था फिल्म फेयर का, बैजू बावरा फिल्म का है। इस गाने को नहीं मिला था, या किसी और गाने को मिला था, लेकिन बैजू बावरा फिल्म जरूर, जी हाँ, जी हाँ, जी, जिसको अवार्ड मिला था। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे इस फिल्म का? ओ दुनिया के रखवाले। भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के 2 रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, ओ
नीर बहाले अब तो नीर बहाले ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले आग बनी सावन की बरखा फूल बने अंगारे नागन बन गई रात सुहानी पत्थर बन गए तारे सब टूट चुके हैं सहारे ओ जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले चांद को ढूंढे पागल सूरज शाम को ढूंढे सवेरा मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को हो न सका जो मेरा भगवान भला हो तेरा ओ किस्मत फूटी आस न टूटी पाँव में पड़ गए छाले ओ दुनिया के रखवाले वो कहते हैं कि इस गाने में जो है मतलब लोग कहते हैं जी। आपने भी कहानी सुनी होगी कुछ। हाँ मैंने काफी तो बताइए वो क्या है एक्चुअली लोगों को ये गलतफहमी मैं समझता हूँ कि ये गलतफहमी निकाल दूं तो अच्छा रहेगा। वो कहते थे कि मतलब ये गाने से अब्बा के गले में से खून निकला था। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई खून नहीं निकला था, बल्कि इससे ऊंची ऊंची अपने सुरों में अब्बा ने गाना गाए। उस वक्त क्या हुआ था कि मतलब अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी सर्दी थी, तो उसी वजह से उनका गला खराब था। तो नौशाद साहब ने फिर कहा कि रफ़ी साहब इसको, रफ़ी मियाँ कहते थे वो, रफ़ी मियाँ एक काम करते हैं, इसको दूसरे दिन या तीसरे दिन जब आपके अपना गला ठीक हो जाए तब अपना, तो खून नहीं निकला था। उन्होंने कोशिश किया था, तो फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा जी, तो बस यही मसला। लेकिन उसमें कुछ ऐसा इफेक्ट, ऐसा वो कहानी के हिसाब से, फिल्म के हिसाब का इफेक्ट है वो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब्बा, अभी एक बात और मैं बताऊं कि अब्बा में एक ये आदत थी कि अगर कोई गाना होता था तो वो पहले पूछते थे कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के साथ साथ वो ये पूछते थे कि गाना किसके ऊपर पिक्चराइजेशन होने वाला है, तो उसको दिमाग में रख कर वो अपनी आवाज को मॉड्यूल करते थे। अगेन फिर मैं कहूंगा कि वो खुद नहीं करते थे, वो बोलते मेरे ऊपर वाला करवाता है। ये ऊपर वाला ही, उनको बस यही था कि जो भी कुछ करवा रहा है ये सब ऊपर वाला करवा रहा है। ये दिस इज ओनली, विश्वासी व्यक्ति बस। हाँ, कि मतलब ये ऊपर वाला, मेरी कोई मतलब ही नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, ये सब ऊपर वाला करवा रहा है। तो ऑटोमेटिकली उनका अपना जो मॉड्यूलेशन होता था वॉइस का, वो उस एक्टर के ऊपर लगता था। अभी फर्ज करिए अपना शमी अंकल गा रहे हैं तो शमी कपूर साहब के लिए तो लगता था कि शमी कपूर गा रहे हैं, राजेंद्र कुमार के लिए तो लगता था राजेंद्र कुमार गा रहे हैं, दिलीप कुमार के लिए तो लगता था कि दिलीप कुमार गा रहे हैं। बिल्कुल। धर्म जी के लिए गाते थे, ऐसा लगता था धर्म जी। जितेंद्र तो जितेंद्र, मतलब जॉय मुखर्जी देखिए, बिल्कुल, विश्वजीत साहब देखिए, मतलब किसी भी एक्टर की बात करें, एग्जैक्टली, किसी भी एक्टर्स थे उस वक्त के, तो ऐसा लगता था कि मतलब वही गा रहे हैं। तो उन्होंने
ऐसे भी गाए कि मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए भी बहुत गाए हैं। बहुत गाए हैं, जॉनी वॉकर से लेकर जी जी, बहुत से छोटे ऐसा लगता था कि वाकई में वो रफी साहब नहीं, वो जॉनी वॉकर गा रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने वॉइस को ऐसा कर लेते थे, तो दिस वाज अगेन कुदरती चीज थी उनको। लेकिन बहुत प्रभावी गायकी उनकी, और जो फिल्म में इस्तेमाल होता था, और जो उस वक्त के संगीतकार थे वो भी, खास करके जैसे नौशाद जी हैं। अच्छा, श्याम सुंदर जी जो हैं जी, गुल बलोच पहली फिल्म थी, सबसे पहली फिल्म, जी हाँ, जिसमें उन्होंने वो किस्सा आप सुनाइएगा जरूर, लेकिन उसके पहले हम एक गाना सुनवा देते हैं। जी जरूर जरूर। ये मधुबन में राधिका क्या बात नाचे, जी जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत शास्त्रीय बेस्ड गाना है रफी साहब का, और बहुत ही खूबसूरत, कोहिनूर फिल्म का। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी पसंद का गाना है। जी श्रोताओं, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि ये जो है गाने, हमारी बातचीत पहले हो चुकी है शाहिद सर से, और शाहिद जी ने ही हमें ये कहा है कि इन गानों को आप अपने श्रोताओं के लिए प्ले कीजिएगा। तो मैं इसलिए पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सा गाना जो है हम आपको सुनवाने वाले हैं, और बाद में मैं शाहिद जी से पूछता हूँ कि ये आपकी पसंद का है ना, जबकि मुझको पता है कि ये उनकी पसंद का गाना है। आइए सुनते हैं इस गाने को। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी डोलत छम छम कामनी, चमकत जैसे कामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनना छूम छूम चनना, क्रांता 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सारे सागरे मग पम द पानी द सनी सारे सनी द पम प द नि सनी सनी द पम प ग म द प ग म रे सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा सनी द पम प द प ग म रे सा नि रे सा सा द ग म सा द नि द सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। होते ना
नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना नादर दिरता नीता धारे ओ दे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 धा तिरिकिड़ता के तुम तिरिकिड़ता का तिरिकिड़ता धा ने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ताना ना। एक बार फिर स्वागत करते हैं हम अपने तमाम श्रोताओं का और शाहिद रफ़ी साहब का। शाहिद जी, ये 1944 की या 40 के दशक की बात है जब आकाशवाणी में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, बताते हैं इस तरह से, और वहाँ पर के.एल. सहगल जी का जो स्टेज प्रोग्राम था, लाइट गुल हो गई थी और उन्होंने गाने से मना कर दिया या वो गा नहीं पाए उस वक्त। तब जो है रफ़ी साहब आए थे, 13 वर्ष की उम्र थी उनकी। जी हाँ, वो बात ऐसी थी कि मतलब जब के.एल. सहगल साहब अपने जब आने वाले थे वहाँ पे तो लाइट चली गई थी, तो जाहिर सी बात है सब बंद हो गया था, अपना लाइटें नहीं थी, तो लोगों ने काफ़ी शोर मचाया कि मतलब ये लाइट आना। तो फिर किसी ने कहा कि यार यहाँ पे रफ़ी है, बहुत अच्छा गाता है, उसको स्टेज पे बुला लो तो ये गा देगा अपना, जब तक हमारा मनोरंजन कर लेगा ये। तो बिगर माइक के और लैंटेन होती थी, अपना जो बत्तियां होती थी ना, जी वो दिया लालटेन जैसा, हाँ, जलता था, कांच से ढका हुआ था। बिल्कुल। तो वो लगा के अपने सब लोगों ने रखा हुआ था, काफी लोगों के पास था, तो वो लगा के रखे थे। तो बिगर माइक के एक 13 साल का बच्चा, 13-14 साल का बच्चा, वो गाने, पंजाबी गाने थे उस वक्त, तो पंजाबी ज्यादा उस जमाने में, क्योंकि उनका जन्म भी पंजाब में ही हुआ। जी हाँ, बिल्कुल, अमृतसर में। जी हाँ। तो उन्होंने अपना गाना सुनाया तो लोगों को बहुत पसंद आया। इत्तेफाक की बात यह थी कि मतलब हमारे ताया के पास श्याम सुंदर साहब बैठे थे, जो कि उस जमाने में काफी अच्छे अपने म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। तो श्याम सुंदर साहब ने बोले कि ये बच्चा बहुत अच्छा गाता है, कौन है ये, जरा मिलवाओ। तो ताया जी ने, जैसे मैंने कहा इत्तेफाक की बात थी, बोले कि ये मेरा छोटा भाई है, उसको बहुत शौक है गाने का। तो बोले अच्छा। ताया जी मतलब मोहम्मद हमीद साहब? नहीं, हमारे ताया मोहम्मद दीन। हम ब्रदर जो थे, हमीद ताया जो है वो हमारे दीन ताया के बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, हमारे फैमिली फ्रेंड थे। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, वो भी एक, हम उनको भी ताया जी बोलते थे। अच्छा, जी हाँ, उनको भी ताया जी बोलते थे। लेकिन असलियत जो है दुनिया को नहीं मालूम है, वो लोग यही समझते हैं कि वो अब्बा के बड़े भाई हैं। हाँ, ये इसी तरह से हमने भी पढ़ा है, सुना है। तो अभी आप बता रहे हैं कि जो मोहम्मद हमीद साहब हैं वो आपके मतलब खून के रिश्ते में नहीं थे? नहीं, वो हमारे दीन ताया जो है, बड़े अब्बा से बड़े भाई जो थे, उनके बहुत ही जैसे बोलते फैमिली फ्रेंड। अच्छा, वो फैमिली फ्रेंड थे। हाँ। तो घर पे आना जाना रहता था, तो वो अपने एक तरीके से वो भाई परिवार के सदस्य थे। बिल्कुल। जी। तो इसी वजह से वो आप यकीन करिए, हम लोग को तो हमको जब होश आया कि अपना 18, 19, 20 साल के बाद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तब पता चला कि वो ताया जी जो है वो अपना मतलब उनके दोस्त हैं, मित्र हैं। हाँ जी। हम तो यही समझते हैं कि अब्बा के बड़े भाई हैं वो। अच्छा। हमारे घर में भी अपना अब्बा ने कभी नहीं बताया थे कि वो मेरे बड़े भाई, वो मतलब तो हमेशा बोलते क्लोज थे वो। जी, इतनी आत्मीयता थी। जी, बिल्कुल। इसी वजह से ये बताया जाता है, कई बार हम कहीं पढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि मोहम्मद हमीद साहब जो है, इनकी गायकी को लेकर बहुत प्रसन्न रहते थे और वो उन्होंने ही उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश। वैसे सही देखा जाए तो अपना लाहौर से जब वो बम्बई आए थे तो हमीद ताया नहीं लाए थे उनको। अच्छा। उनके साथ आए थे, क्योंकि अपने दीन ताया तो बोले कि नहीं, तुम मेरे भाई का ख्याल रखो। तो यहाँ पे जब आए थे तो हमीद ताया अपना अब्बा को लेकर आए थे। अच्छा। तो उन्होंने ही अपना काफी मतलब कुछ किया। हाँ, जो कोशिशें थी, हाँ, मतलब जैसे गायकी लोगों तक पहुंचे, हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना, ये सब तो हमीद ताया ही करते थे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि श्याम सुंदर जी जो उस वक्त के संगीतकार थे, उनसे जो है आपके ताया जी ने। जी हाँ, तो दीन ताया जी ने फिर कहा कि मेरा छोटा भाई है, तो बोले कि बहुत अच्छा गाता है, उसकी आवाज अच्छी है, तो जरा बुलाना एक बार, अपना मैं देखूंगा, सुनूंगा। तब अपना
कोशिश की है। खैर हमारे दादा नहीं चाहते थे ये सब हो, अपना बहुत खिलाफ थे, वो गाने बजाना अपना उनको पसंद नहीं था, बोले हमारे इसमें नहीं है, नहीं गाना चाहिए। लेकिन अब्बा को शौक था, तो हमारी दादी बोलती थी कि अच्छा चुप रहे, मैं देखती हूँ कुछ करूँगी, तू फिक्र ना कर। वही पंजाबी विच अपने उन लोग उसी हिसाब से बात करते थे। जी 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 जी। तो काफ़ी टाइम के बाद फिर अपना अब्बा को जब श्याम सुंदर साहब मिले थे वापस, तो उन्होंने अपना पहला ब्रेक दिया था। पंजाबी फिल्म थी गुल बलोच। जी जी जी। उसमें अब्बा को गाना गाने मिला था, पहली फिल्म थी उनकी। और 1944 में पहली हिंदी फिल्म थी, 1944 की बात कर रहा हूँ मैं। 1944 की ये जो ये 43 गुल बलोच नहीं 43 में थी, ये 43 एंड में 43 में। हाँ जी। 1944 में हिंदी फिल्म आई थी गांव की गोरी। जी जी जी। गांव की गोरी, उसमें भी श्याम सुंदर साहब की म्यूजिक थी। तो उन्होंने फिर अब्बा को गवाया था। तो पहली फिल्म उनकी अपना थी पंजाबी फिल्म गांव गुल बलोच जी। और उनकी दूसरी फिल्म गांव जो कि पहली हिंदी फिल्म थी, हिंदी की पहली फिल्म। हाँ, हिंदी पहली फिल्म थी गांव की गोरी जी। और उसमें भी श्याम सुंदर साहब की म्यूजिक थी। लेकिन रफ़ी साहब जो है अपने उसमें बताया जाता है कि वो जो अपना पहला हिंदी फिल्म का गाना मानते हैं जी। वो नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में पहले आप जो फिल्म आई थी जी, उसको मानते हैं। किसी इंटरव्यू में ऐसे कुछ पहले आपने अपना अब्बा ने कोरस में गाया था। हाँ बेशक दिया गया था उसमें, मतलब सोलो सॉन्ग नहीं था, वो कोरस में गाया था। कोरस में गाया था। अच्छा, पहले आपने। जी हाँ। अब्बा को रिकग्निशन मतलब अपना जैसे बोलते कि पहचान। जी जी। अब्बा की पहचान जो गाने से हुई है, वो गाना था अपना जहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। क्या बात। जुगनू का गाना था जिसमें अब्बा ने काम भी किया है। हाँ जी, 2 फिल्मों में काम किया है। जी जी। कॉलेज बॉय का रोल किए हैं। वहां से अब्बा को रिकग्निशन मिला, उनकी पहचान हुई कि रफ़ी करके कोई गायक आया है इंडस्ट्री में। जी जी। तो वो गाने से अब्बा को अपना प्रॉपर पहचान मिली है जी। तब उसके बाद फिर ऊपर वाले ने उनको जो नवाजा था। शाहिद जी आप एक गाना गुनगुनाइए और रफ़ी साहब का गाना होना चाहिए वो। जी जी जी। और आपकी पसंद का भी। जी जी। अभी तक हम आपकी पसंद के गीत सुन रहे थे जी, अब आपको गुनगुनाना पड़ेगा क्योंकि आप स्टेज पर शोज तो करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। पहले जी, आप गुनगुना लीजिए, गा लीजिए। एक गाना भी मतलब जो आजकल लोग काफी सुनते हैं वो हिसाब से एक गाना सुना देता हूं। जी जरूर जरूर। वो फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। उसमें एक अच्छा मतलब 3-4 सिंगर हैं उसके अंदर, तो उसमें अब्बा का वर्जन मैं सुनाता हूँ आपको। एक लाइन सुना देता हूँ मैं। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी का, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, हो दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम
प्यार का ठिकाना मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी। जहाँ तक किस्सों की बात है, मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत सारे किस्से हैं जो लोगों के बीच हैं, और लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतनी आत्मीयता रखते हैं, उनकी आवाज़ के साथ में उनका इतना रिश्ता है, वाबस्ता है कि रफ़ी साहब की कोई भी बात हो बड़ी ही ध्यान से लोग सुनते भी हैं और बड़े ही ध्यान से उनकी गायकी को और उन्हें पसंद करते हैं। जी। और जब आप सामने हैं तो जाहिर है बहुत सारे किस्से हैं, उन किस्सों में से कोई एक किस्सा और हमारे श्रोताओं तक पहुँचा दीजिए जो रफ़ी साहब से जुड़ा हुआ हो। एक फिल्म आई थी नसीब, काफ़ी मैं समझता हूँ लेट 70s की बात होगी या तो अपना 80s की बात है, जिसमें मैं समझता हूँ कि अपना अब्बा अपने दौर के हिसाब से कि ही वॉज अ सुपरस्टार इन सिंगिंग, एक बड़े सुपरस्टार थे गायकी में, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ इतने बड़े मतलब नाम हो गया, सब कुछ हो गया। उनकी रिकॉर्डिंग थी अमिताभ जी के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ। उनके साथ जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो रिकॉर्डिंग होने के बाद वो घर पे जब आए तो बच्चों को बुलाया, बोले इधर आओ, इधर आओ, एकदम सॉफ्ट बात करते, इधर आओ, इधर आओ, आज तुम्हें पता है आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। मतलब इतनी मॉडेस्टी थी कि मतलब वो खुद ये बोले थे एक सुपरस्टार के साथ मैंने एक गाना गाया और मेरे साथ खड़े होके उन्होंने गाना गाया। तो हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग बोलते कि अच्छा अब्बा अमिताभ बच्चन के साथ वो कैसे दिखते थे, वो कितने लंबे हैं, उन्होंने जूता क्या पहना था, उन्होंने घड़ी क्या पहनी थी, उन्होंने कपड़े क्या, हम लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं और अब्बा बताए जा रहे हैं कि उसने ये किया था, उसने, और मतलब खुश हो रहे थे कि वो एक सुपरस्टार के साथ गाना गा रहे हैं। क्या बात, ये मतलब उनमें ये नहीं था कि मैं भी, ये सरलता है एक्चुअली। हाँ एकदम, मतलब ही वॉज अ वेरी जस्ट एकदम बच्चों की तरह एंड एकदम नेचुरली निकला उनके कि मैं आज एक सुपरस्टार के साथ गाना गाया, अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया कि चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। तो ही वॉज सो एक्साइटेड कि मतलब अपना इतने एक्साइटेड हो गए थे अब्बा, इतने खुशी के मारे कि मतलब आज मैं एक बहुत बड़े अपने सुपरस्टार के साथ गाना गाया हूँ। क्या और उनको ये एहसास नहीं, ये महसूस नहीं कि मतलब मैं भी एक सुपरस्टार हूँ अपने गायक में, लेकिन वो चीज थी नहीं उनमें, वो बात ही नहीं थी कि मतलब मैं इतना बड़ा, सहजता और सरलता से भरे हुए बहुत था उनमें, बहुत था कि मतलब, जबकि बहुत खूबसूरत गाना है उसमें, अमिताभ जी की आवाज है, वो मनाने वाली बात है, ऋषि कपूर जी भी थे उसमें, और वो बड़ा लोकप्रिय गाना हुआ था उस समय, 80s का गाना है वो। तो हम उस गाने को सुन लें? जी बिल्कुल जरूर। चलिए सुनते हैं जी। फोटला साला पीछे करता जा रहा है, चल जा। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, जान हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा। चल मेरे भाई, अबे हट। चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। ये तू क्या समझ रहा है बे? मैं शराब पिया? हाँ साला दूंगा खींच के अभी, चल जा। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है, तूने नहीं पी,
जिसने भी पी ये आदत बुरी है। बहुत हो चुकी दुनिया सो चुकी, अब मान जा नहीं सर फोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, बहुत हो गया। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। क्या मैं नशे में हूँ? जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। भला या बुरा तुम ही समझना, तुम पे फैसला ये मैं छोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, अबे बोला ना चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। टैक्सी वाले ने भी ना बैठाया, टमटम वाले ने चाबुक दिखाया। टैक्सी वाले ने भी ना बैठाया, टमटम वाले ने चाबुक दिखाया। अपनी पीठ पर तुम्हें उठाकर घोड़ा बन कर देख मैं दौड़ता हूँ। चल मेरे भाई, अबे नहीं जाना। चल चल मेरे भाई, बोला ना नहीं जाना। चल मेरे भाई। साला घुसते चला जाएगा। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के सुपुत्र शाहिद मोहम्मद रफी से जी श्याम की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मंगेश सांगले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।